सभी को नमस्कार। मैं राजीव सियाग एमर्स एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज अपने सीईटी के आज के दूसरे दिन के अंदर तीसरे और चौथे भाग पे यानी पहली और दूसरी पारी मॉर्निंग और इवनिंग पारी के दो पेपर और हुए। कल की तरह आज फिर से उसी प्रकार से 5-5 प्रश्न अपने सामने आए और उन्हीं सभी 10 प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने मॉर्निंग पारी के पहले प्रश्न के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि सोहन दो बकरियों को समान मूल्य पर बेचता है तो प्रश्न पढ़ते ही हमें पता चला कि दोनों बकरियों का जो मूल्य बराबर है वो कौन सा है जी, विक्रय मूल्य है, जिसको उसने एक पर 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा है। और साफ साफ ये कहता है इस प्रकार से कि उसका यदि भुगतान इस प्रकार से हुआ तो निम्न में से कौन सा सत्य है। और काफी बार अपने इस क्लासरूम में इस तरह के 4 प्रश्न एक साथ करते हैं। यदि इसी प्रश्न में दोनों का विक्रय की जगह क्रय मूल्य बराबर होता तो हमारा आंसर आता न लाभ न हानि, लेकिन यहां पर क्रय नहीं, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो ऐसे प्रश्न में सदैव और सदैव हानि होती है, इस बारे में हमने बात कर रखी है। और हानि कितने की होती है ये बताने के लिए दिए गए प्रतिशत संख्या का स्क्वायर करके बटे में 100 लगाना है। तो 100/100 सीधा सीधा रिजल्ट प्राप्त हुआ हमें कितना, 1% की हानि। यदि क्लासरूम में ये प्रश्न देखा और आपको याददाश्त में है तो इस प्रश्न को बिना किसी रफर के आप करने वाले थे और ऑप्शन नंबर बी उसे 1% की हानि होती है। चलिए इसी प्रकार से अपने प्रश्न नंबर सेकंड, अनुपात पे बना प्रश्न। और आप देखेंगे कि एक अनुपात पर ऐसा चैप्टर जिसमें चारों पारियों के अंदर अपने पास में प्रश्न आया है और यहां पर एक्स वाई और जेड 3 राशियों को लेकर अपने बात करें, जिसमें से ये कहते हैं कि एक्स की आय वाई से 10% अधिक है। यहां एक्स और y, क्योंकि बाद में नाम y का आया है इसलिए हमने वैल्यू मान ली 100। यदि y को 100 रुपए मिले हैं तो x को उससे 10% अधिक यानी उसका मान प्राप्त हुआ कितना जी, 110 मिला है। तथा y की आय z की आय से 20% कम है। y की आय जो है वो z की आय से 20% कम है। यहां थोड़ा सा रफ काम करवा देते हैं ताकि आप जल्दबाजी में अगर किसी प्रकार की गलती ना हो अपने से। ये कह रहे हैं कि अगर z को यहां पर 100 रुपए मिलते हैं तो y को यहां मिलेंगे कितना जी, 80 रुपए। और अनुपातिक मान हमें प्राप्त होगा कितना जी, 4:5। बस इसी क्रम में आ जाइए। अगर आप इस प्रकार से पढ़ रहे हैं और यहां से z लेते हैं तो देखिए अगर y और z के बीच में अनुपात की बात करें तो अनुपात आएगा कितना, 4:5 अपने को प्राप्त होगा। और इसी बात से करें तो अपने 4 अनुपात का जो मान है वो अपने पास में कितना है, 100 रुपए है। तो 4 की वैल्यू 100 है तो 1 का मान हुआ 25 और 5 का मान हमें प्राप्त हुआ 125 रुपए। तो कहने का मतलब अगर राशि पे बात करें तो अगर y को 100 रुपए मिले हैं तो z को 125 मिले और x को 110 रुपए मिले हैं। हमें तीनों राशियों के बीच में अनुपात प्राप्त करना था। 5 के पाड़े से काटेंगे तो रिजल्ट प्राप्त होगा 22, यहां से अपने को प्राप्त होगा 20 और यहां से हमें प्राप्त होगा कितना, 25। है क्या कोई ऑप्शन अपने पास, 22, 20, 25 ऑप्शन नंबर सी हमें प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की ओर, सरल ब्याज के प्रश्न पे। यहां थोड़ी सी मात्रा की गड़बड़ चेक कीजिएगा कि के बराबर है तो मूलधन के बराबर, यानी 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 20% हो जाता है। बड़े आसान से आंकड़ों को समझने का प्रयास करें कि 5 साल में जो ब्याज है वो 20% हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जी फिर 1 साल में कितना प्रतिशत मिलेगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि साधारण ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जो प्रत्येक वर्ष एक समान दर और एक समान राशि रखता है। तो 5 साल में 20%, तो 1 साल में कितना ये बताने के लिए 20 में हमने 5 का भाग दिया, प्राप्त हुआ कितना जी, 4%। और ये हमें प्राप्त हुई है दर। अब प्रश्न को दोबारा पढ़िए, वो क्या चाहता है, वो कहते हैं कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर में हो जाए। तो इस प्रश्न में देखिए आपको क्या क्या उपलब्ध हुआ। प्रश्न के अंदर हम मूलधन मान के चलते हैं, एक बार कितना मान के चलते हैं, 100 रुपए। वो ब्याज कितना चाहता है, ब्याज भी 100 रुपए चाहता है क्योंकि मूलधन के बराबर में ब्याज मिले उसे। और दर हमने अभी भी ज्ञात की है और दर हमने कितनी बताई अभी, 4%। और हमसे क्या पूछा गया है, समय। समय का मान हम बता देते हैं। दर का, समय का वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं। क्या किस प्रकार से बताते हैं कि जी ब्याज 100 है इंटू 100 और मूलधन भी तो अपने पास में कितना है, 100 और दर अपने को प्राप्त हुई कितनी, 4। 100 काटने के बाद सीधा सीधा एक आसान सा आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ कितना जी, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी ये अपने पास में तीसरा क्वेश्चन अपने मॉर्निंग की शिफ्ट का अपने पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर।
एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल और विकर्ण दिया गया है, परिमाप पूछा गया है बहुत बार क्लास में, और बार बार यह कहा जाता है कि आयत और घनाभ पर बना एक ऐसा प्रश्न है जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है अपने पास में एक सर्वसमीका के माध्यम से। तो बात कीजिए सर्वसमीका, अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, l प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। अब यहां से देखिए, अगर आप एक आयत बनाते हैं और आयत की अगर आप लंबाई को l लिखते हैं, चौड़ाई को b लिखते हैं, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, l इंटू बी। तो l इंटू बी, और क्षेत्रफल का मान हमें कितना दे रखा है, 300। 300 का गुणा 2 से किया तो मान हो गया कितना जी, 600। l इंटू बी की वैल्यू रखी, और क्या मान दे रखा है जी, विकर्ण। थोड़ा सा रफ काम कर लेते, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, क्या जी, रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका मान दे रखा है कितना, 25। तो क्या आप बता सकते हैं कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, रूट उधर गया स्क्वायर बनाया और 25 का मान हो गया कितना जी, 625। ये आया प्लस में। अच्छा, किसके इक्वल में आया, ये जी आया l प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं, 600 और 625 जोड़ दिया तो मान कितना हो गया जी अपने पास में, 1225। ये किसके बराबर में है, l प्लस बी, और इसका स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनाएगा जी, रूट बनाएगा, और रूट बनाएगा तो हम जानते हैं कि 1225 का वर्गमूल करना आया होगा आपको, क्योंकि इकाई अंक 5 वाला बड़ा आसान होता है आप सभी के लिए। तो मान यहां से प्राप्त हुआ सीधा सीधा कितना, 35, और 35 किसका मान प्राप्त हुआ, l प्लस बी, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई का जब जोड़ करोगे तो हमें मान प्राप्त होगा 35, और इकाई मीटर में है तो ये मीटर प्राप्त हुआ। लेकिन उसने इन दोनों का जोड़ नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा जी, परिमाप। क्या आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप 2l प्लस बी, और इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 35। 35 का गुणा 2 से क्या मान प्राप्त हुआ कितना, 70 मीटर। है क्या कोई ऑप्शन अपने पास में, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 70 मीटर अपने पास में। चलिए बढ़ते हैं अपने मॉर्निंग शिफ्ट के लास्ट प्रश्न पे। 320 और 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत। तो एक बार मैं क्रम लिख देता हूं, देखिए संख्या अपने पास में 320 है, तो मान लिखा आपने कितना, 320, फिर आया 322, फिर आया 324, ऐसे करते करते कहां तक चले गए, हम चले गए 350 तक। लेकिन क्या इसने इन संख्याओं का औसत पूछा है क्या, नहीं जी, सम संख्या तो आपने लिख दी, चलो ये बात ठीक है, चलो यहां एक 348 भी लिख देते। वो कहते हैं 300 और 320 और 350 के मध्य की, मध्य का मतलब है हमें 320 भी नहीं लेना और हमें 350 भी नहीं लेना, तो संख्या बची कौन सी, 322 और 348, सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दी गई सारी की सारी सम संख्याएं एक क्रम में होगी, और वो क्रम होगा समांतर श्रेणी। और क्या आप अच्छे से जानते हैं कि समांतर श्रेणी पर बने अगर प्रश्न आपके सामने आ जाए तो उस पे आपने औसत बताने के लिए कभी भी बड़ा वर्क मत कीजिए, किसी प्रकार का फॉर्मूला मत यूज कीजिए। हमें केवल क्या करना होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और भाग दे देना है किसका जी, 2 का। हल करते हैं, 8 2 10, 6 7, 6 और 1 7, भाग दिया 2 का, मान प्राप्त हुआ 3 3 5। तो अपने पास में ये केवल तब करना है जब आपका प्रश्न समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी क्या, जिस श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच का अंतर एक समान बना रहे। तो 335 क्या, ऑप्शन नंबर ए। और इस 5वें प्रश्न के साथ में अपने मॉर्निंग शिफ्ट होती है यहाँ पर पूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, और आते हैं इवनिंग शिफ्ट में। ये जरूर देखा है मैंने कि अपने इन चारों पारियों के अंदर अपने पास में, यानी 4 शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, चौथे शिफ्ट में कहीं ना कहीं मैथ के प्रश्नों में थोड़ा सा मेहनत जरूर मांग रहा था, जिसमें से एक तो बड़ा अच्छा यूनिक प्रश्न दिया गया अपने पास में, जो कि सामान्यतः शायद विद्यार्थी एग्जाम के दौरान पजल हुए होंगे, या वो विद्यार्थी केवल कर पाए जो मैथ का एक अच्छा अनुभव रखते हैं। लेकिन चलिए अपने क्रम से शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न में, कि यदि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार के उनके अंकों का योग का गुणनफल 12 है, अगर मैं बाय ऑप्शन चलूं तो अंकों का गुणनफल देखिए, 6 2 12, 4 3 12, 6 2 12 और 3 4 12। यानी पहली लाइन से हम किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, क्योंकि अंकों का गुणनफल सभी में 12 है। यहां देखिए कि यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ दे तो हमारी कोई संख्या थी, हमारी 2 अंकों की कोई संख्या थी, यदि हमने उसमें 36 जोड़ दिया तो उस संख्या के अंक परस्पर बदल चुके थे। और क्लासरूम में कितनी बार ऐसा बताया गया कि यदि एक संख्या और दूसरी संख्या के अंक बदलने पे अंतर दिया गया है तो अंतर में सदैव और सदैव भाग जाता है किसका, 9 का, और तो मान प्राप्त होता है कितना जी, 4, क्योंकि वो 36 उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। और अगर जोड़ होता तो 11 का भाग जाता है, अंतर होता है तो 9 का भाग जाता है। जैसे ही भाग दिया आपको 4 प्राप्त हुआ, अब
आपको ये देखना है ये क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है कि आप अपने ऑप्शन में से वो संख्या उठाइए जिनके अंकों का अंतर है 4 है। तो अपने देखते हैं अंकों का अंतर 4 है, क्या 3 और 4 में अंतर 4 का है? गलत है जी, ये तो नहीं हुआ। क्या 4 और 3 में अंतर है 4 का है? नहीं हुआ। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी भी, अब तक की बात के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें भी अंकों का अंतर 4 है और इसमें अंकों का अंतर भी 4 है। लेकिन एक चीज और देखिए कि यदि संख्या में 36 जोड़ दे, अगर मैं 62 के साथ चलता हूं और इसमें 36 जोड़ देता हूं तो हमारी संख्या के अंक पलटते नहीं है। मान चेक करें, 6 2 8, 4 3 9, मान प्राप्त हो गया अपने को 98, जबकि वो कहता अंक बदलना चाहिए। तो मतलब सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी भी गया। तो बचा कौन अपने पास में? डी। और आप चेक करना चाहते तो चेक कीजिए, यदि आपकी संख्या 26 है तो क्या इनके अंकों का गुणनफल 12 है? बिल्कुल है जी। दूसरी चीज, अगर हम इसमें 36 जोड़ें तो चेक करें, 6 6 12, 5 और 1 6, क्या हमारी मूल संख्या के अंक बदल चुके हैं कि नहीं बदल चुके? तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करना था अपने पास में। और ऐसे प्रश्नों में हमेशा और हमेशा इस प्रकार की बताई दो बातों का आप हमेशा याद रखिए, इनसे बाहर इन संख्या के अंकों के परिवर्तन पे बना प्रश्न नहीं जाता आपका कभी भी। आइए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। चक्रवर्ती ब्याज की बात की गई। चक्रवर्ती ब्याज में हमें कहा गया कि अगर आपके पास में जो 92,610 वो देर का मिश्र धन 92,610, यदि आपको समय ज्ञात करना होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यदि आपको समय ज्ञात करना होता है तो मिश्र धन के बटे में मूलधन लिखना होता है। मिश्र धन के बटे में मूलधन लिखना होता है और उसके दाएं पक्ष के अंदर अगर हम बात करें, बाएं पक्ष के अंदर, तो दर को 100 में जोड़ा जाता है। लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में यहां गड़बड़ हुआ है विद्यार्थियों से। दर 10% तो है, लेकिन शर्त साफ साफ बताई गई है कैसे? अर्धवार्षिक। और आपको यह जानकारी होना चाहिए कि अर्धवार्षिक में दर को हमेशा आधा किया जाता है। तो आप 10 नहीं पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? 5, और 5 को 100 में जोड़ा तो मान प्राप्त हुआ 105 बटे में 100। क्या क्लासरूम में पढ़ी बात को किसी को याददाश्त में आ रही है? कि अगर आपके पास में मिश्र धन हो, मूलधन हो, दर और समय बताना है तो आपकी दर को 100 में जोड़ के नीचे 100 लगाना है और मिश्र धन के बटे में मूलधन, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर आप क्लासरूम के में बात करेंगे तो इसे एक फॉर्मूले के माध्यम से एक्सप्लेन किया, ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, 2-4 बार सीखेंगे तो समझ में आएगा आपको ये बात। लेकिन अगर इस फॉर्मेट पे क्लास में नहीं किया है, आपने नहीं सीखा तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। तो यहां से 5 से काटने के बाद मान प्राप्त हुआ कितना? 21 बटे 20 और यहां की पावर है t। इसे यहां पर हल करते हैं, 0 से 0 कटता है। क्या हम जानते हैं कि 92 जो होता है वो 21 की क्यूब होता है? बस यहां थोड़ा सा उलझ गए होंगे विद्यार्थी जो कि इस प्रकार के, यहां पर एक वैल्यू 0 हो रहा है, ये 0 से 0 कटा तो 92 होता है वो होता है 21 का क्यूब, और 8000 जो होता है वो किसका होता है? 20 का क्यूब। तो 21 बटे 20 का क्यूब प्राप्त हुआ। और आप अच्छे से जानते हैं कि यदि आधार बराबर है तो दोनों के घात भी बराबर होगी, और हमें मान प्राप्त हुआ t के बराबर में 3। अब और बड़ी गड़बड़ हुई, क्या हमारा 3 कहीं ऑप्शन में है? अब जिस विद्यार्थी ने उस शर्त को फिर भूल गए तो आपने बी को टिक किया और आगे बढ़े, लेकिन ये गलत है क्योंकि 3 यहां पर अर्धवार्षिक है। मतलब ये है कि 6-6 महीने के 3 टाइम पीरियड है अपने पास में, 6-6 माह के 3 टाइम पीरियड हो तो 6-6 12 और 6 18 महीने का मतलब होता है समय कितना जी? 1.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी को टिक करना था। अच्छा और शानदार प्रश्न था, जल्दबाजी में किए जाने वाला प्रश्न नहीं था। कहीं ना कहीं अपने से गलती होगी, हो सकता है कि किसी प्रकार की जल्दबाजी अगर आपने की है तो, नहीं तो एक बड़ा आसान प्रश्न था ये भी अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। चलिए 8, ये तो बड़ा अच्छा और एक आसान सा प्रश्न है अपने पास में कि सुधीर और संजय, दो व्यक्ति अपने पास में बताए, सुधीर और संजय, जिनके आयु का अनुपात है 4:5 और दोनों की आयु 5 साल बाद, अगर दोनों की आयु 5-5 साल जोड़ दे, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है, तो दोनों की आयु नेचुरल सी बात है 5-5 साल बड़ी है, बढ़ने के बाद में उनकी आयु का अनुपात हो गया कितना? 5:6। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। और आपने अब तक की बात करें तो सीटी बड़ा एक अच्छा अपना लिए पेपर आ, क्योंकि वो सारी चीजें जो हमने क्लासरूम में एक सामान्य तौर पे चैप्टर के शुरुआत में जो डिस्कस करते हैं वो सब चीजें प्रश्नों के रूप में आपके एग्जाम में अभी तक आ चुकी है। तो यहां से बात करें, पहले सुधीर का अनुपात था 4, हो गया कितना जी? 5। अनुपातिक वैल्यू बड़ी है कितनी? 1। पहले संजय का अनुपात था 5, हो चुका है कितना? 6। यहां पर वृद्धि हुई है कितनी? 1। और आप देखेंगे कि 1 अनुपात का मान कितना है? 5। तो आपने को देखना है कि जब 1 अनुपात का मान 5 है तो हमें बताना, अच्छा क्योंकि ये ध्यान जरूर रखिएगा, दोनों तरफ यदि अनुपातिक वैल्यू का समान अंतर हो और समान राशि हो तो इसी प्रकार से करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन के रूप में इसे हल करेंगे अपने। तो 1 अनुपात का मान 5 है तो 4 का कितना हो गया जी? तो 4 5 20,
एक अनुपात का मान 5 है तो 5 का कितना हो गया जी, 5 पंजे 25। दोनों की वर्तमान आयु प्राप्त हो चुकी है। हमें क्या पूछा गया कि सुधीर की वर्तमान आयु, सुधीर पहले नंबर पे था, वर्तमान आयु हमें प्राप्त हुई कितनी, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पारी के आज के दिन के जो इवनिंग शिफ्ट थी उसका सेकंड लास्ट प्रश्न अपने पास कि 7 संख्याओं का औसत 39 है। हमारे पास में से 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याओं का जो औसत मान है वो अपने पास में है कितना जी, 39। अब वो ये कहते हैं कि इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से जो 3 संख्याएं हैं जिनका औसत मान है 27, तो बाकी बची हुई संख्याओं का औसत मान बताइए। तो प्रश्न करने का तो बड़ा अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको ये क्लास की बात याद है तो 39 को आप 7 से गुणा करो, फिर 27 को आप 3 से गुणा करो, ऊपर दोनों का जो अंतर आता है उसमें इन चारों में बांट दीजिए, तो हमें सीधा सीधा हमारा औसत प्राप्त हुआ। लेकिन चलो थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो इस क्रम में देखिए कि यदि यहां से हम बात करें कि प्रत्येक भाई को हमने तो 39 रुपए दिए थे, लेकिन ये तीनों भाई तो 27 रुपए लेके ही निकल गए। तीनों भाई 27 रुपए लेकर कर गए, लेकिन हमने तो इनको दिया था कितना कि भी 39 लेके जाना है। तो बताइए फर्क कितने का आया, फर्क आया यहां पर कितना, 12 रुपए का। 12 रुपए ये भाई छोड़ गया, 12 रुपए ये छोड़ गया और 12 रुपए ये छोड़ गए। तो तीनों भाइयों कुल मिलाकर अपने पास में यहां से अपने पास पहले से यानी अपनी राशि में से राशि छोड़कर चले गए। वो कितने चले गए, 36, सॉरी भारतीय, हाँ 36। अब ये 36 रुपए हमें किस में बांटना है, ये बचे हुए बाकी चारों में बांट देना है। जबकि इनके पास पहले से कितने कितने रुपए थे, 39 रुपए तो इनके पास में हमने दिया था और सभी को दिया था हमने। लेकिन ये 12 रुपए छोड़ गए और ये 36 रुपए अगर हम चारों में डिवाइड करें तो 36 में हमने 4 का भाग दिया, मान प्राप्त हुआ कितना, 9, मतलब 9 रुपए और दे दीजिए इनको। तो दे देते हैं जी बिल्कुल, 39 पहले से थे और प्रत्येक को 9 और दिया, तो मान हमें प्राप्त हुआ कितना, 48। क्या अपने पास में यही पूछा गया था कि बची हुई 4 संख्याओं का औसत, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट नंबर 9 अपने पास में। और चलते हैं अपने आज के जबरदस्त प्रश्न, एक अच्छा शानदार प्रश्न अपने को देखने को मिला और ये अपने पास में प्रश्न नंबर 10 आज की सेकंड शिफ्ट का एक अच्छा और शानदार अब तक की सीईटी के इन चारों पारियों की अगर मैं बात करूं तो एकमात्र ऐसा प्रश्न जो कहीं ना कहीं करने में थोड़ा सा मुश्किल भी लगा और करना अच्छा भी लगा अपने को। चलिए आते हैं अपने इस बात करते हैं इस प्रश्न को लेके हुए, तो थोड़ा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी अपने को। कि एक समबाहु त्रिभुज और एक आयत का परिमाप का योग 90 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा पहले रफ वर्क चेक करते रहिएगा और अगर ये बात ना समझ में आए तो फिर आपके पास में हथियार बनता है कि आप बाय ऑप्शन इस प्रश्न को कीजिएगा। तो हमारे पास में एक त्रिभुज, अब क्योंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज की भुजा हम जानते हैं ए, और क्योंकि वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के यहां पर परिमाप की बात हुई तो परिमाप जानते हैं क्या जी, 3a। तो ये हुआ त्रिभुज का परिमाप। आइए वो ये कहता है एक और लीजिए आकृति, कौन सी, आयत, और आयत में 2 विमाएं होती है, एक लंबाई और एक है चौड़ाई। क्या इस प्रश्न में कहीं उस आयत की दोनों भुजाओं के बीच में अनुपात नहीं दे रखा, क्या दोनों भुजाओं के बीच में अनुपात है कितना, 1:3। तो मान लिया जी क्या कि माना लंबाई है 3x और चौड़ाई है x। तो आप बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना हो गया, 3 और 1 है 4, 4 का दुगना किया तो 8। तो ये हुआ जी आयत का परिमाप, ये हुआ समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और दोनों का जोड़ करेंगे तो हमें मान प्राप्त होता है कितना जी, 90। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको एक बार करते हैं डब्बे में बंद और बढ़ते आगे। चलिए आगे चले अपने दूसरे भाग पर। आगे क्या कहता है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल t है, चलिए आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, और जिसका मान हमें कितना दे रखा है जी, t। अब क्योंकि हमें एक समीकरण को संतुष्ट करना है और उसमें देखिए r बराबर t स्क्वायर है, तो क्या अगर हमें t का मान पता है तो क्या हम t स्क्वायर का मान नहीं बता सकते। तो इसे हल करते हुए आगे की तरफ मैं लिख रहा हूं कि दोनों तरफ वर्ग किया तो ये हुआ t स्क्वायर, यहां पर वर्ग किया तो इसे हल किया तो अपने पास में 3 और 4 का स्क्वायर हो गया जी 16 और a की पावर हो गई 4। क्या ये t स्क्वायर बराबर मान लिखना आपको समझ में आया क्या जी अपने पास में, क्योंकि t क्या था, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर और t की वैल्यू प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो क्या कहता है कि जी आयत का क्षेत्रफल r है, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपने पास में 3x और चौड़ाई कितनी है x। तो आते हैं अपने इसी के क्षेत्रफल पे, तो लंबाई है अपने पास में 3x
चौड़ाई है x बराबर में क्या हुआ जी r। तो इसे भी हल करें, हल करने के बाद में क्या प्राप्त होता है अपने को 3x² बराबर में r। तो अपने पास में समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब वो ये कहता है कि इस प्रकार का समीकरण को संतुष्ट करना है, तो कर देते हैं जी। क्या हमें r की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है? बिल्कुल हमें r की वैल्यू प्राप्त हुई है। और r की वैल्यू हमें कितनी मिली है? r की वैल्यू है 3x²। और इसी क्रम में क्या t² की वैल्यू है वो भी हम प्राप्त कर चुके हैं, कितनी? बराबर 3/16 a की पावर 4। अब अगर हम ये कहें कि 3 से 3 तो गया अपने पास में, चलो ये बात भी ठीक हुई। और दोनों तरफ वर्गमूल करने पर दोनों तरफ अगर रूट करेंगे तो यहां से क्या बचा जी x, यहां से क्या रहा a की पावर 4 के बजाय 2 और 16 की जगह क्या रह गया 4। और आगे हल कीजिए तो क्या यहां से आप a² के बराबर में एक मान प्राप्त कर चुके हैं और इसी क्रम में क्या आप इसे a के बराबर में मान बता चुके हैं। तो क्या प्राप्त हुआ जी 2√x। किसकी वैल्यू प्राप्त हुई? a की वैल्यू प्राप्त हुई। तो आइए जी a की वैल्यू अगर आप प्राप्त कर चुके हैं तो क्या इसे वापस यहां रख सकते हैं? समीकरण नंबर 1 में हम a की वैल्यू रखते हैं। तो a की वैल्यू रखने पे हो गया जी 3 2 6। तो यहां से वापस हल करना शुरू करते हैं और आपका मान प्राप्त होता है क्या जी कि 6 के आगे क्या रहेगा अपने पास में? ये a की वैल्यू है। तो 6√x + 8x बराबर में 90। अगर हम ये कहें कि दोनों तरफ 2 कॉमन लेने पे अगर हम 2 से काट देते हैं तो मान प्राप्त होता है क्या? 3√x + 4x बराबर में 90। इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में देखिए, x क्या होता है? √x का स्क्वायर होता है। तो द्विघात समीकरण क्या प्राप्त हुई? 4x + 3√x माइनस में 2 से काट चुके, तो सॉरी यहां गलत लिखा आपने, दो से काटने के बाद में अपने को मान लिखना था, सॉरी यहां पर 90 नहीं 45 लिखना था। तो ये हुआ 45। तो 45 इधर प्लस का इधर आया, किसका हुआ? माइनस, और बराबर में क्या आया? 0। अब क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 बातें होती है, या तो आप उसे गुणनखंड के माध्यम से कीजिए या श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो चलिए चलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र पे। अपने पास में दिए गए प्रश्न में a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -45। श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद होगा जी, क्या होता है जी? -b। तो -b यानी -3 प्लस माइनस रूट की बात करें तो रूट आता है क्या जी? b² यानी 3 का स्क्वायर -4a का मान भी 4 इंटू -4ac और c का मान अपने पास में कितना? -45। तो इसे हल करें अपने पास में और बटे में अपने पास में क्या आता है? 2a यानी 2 चौके 8। फिर भी अपने 2 इंटू 4 लिख देते हैं। चलिए आगे हल करें अपने पास में। हल करेंगे तो मान प्राप्त हुआ -3 प्लस माइनस यहां से बात करें 45 चौके 90 180 72 700, यहां से मान प्राप्त हुआ 729 बटे में मान प्राप्त हुआ अपने को 8। और आगे बढ़िए, एक बार माइनस और एक बार प्लस लेके चलते हैं और 729 का रूट होता है क्या जी? 27। तो 3 - 27 बटे में 8। क्या हम जानते हैं कि किसी भी भुजा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसे यहीं पे रोक दीजिए। आइए अगर आप प्लस लेते हैं तो क्या होगा? 3 + 27 बटे में 8। तो यहां से मान प्राप्त हुआ 24 बटे में 8 और आंसर प्राप्त हुआ कितना? 3। अब ये 3 किसका मान प्राप्त हुआ? तो हमें 3 मान प्राप्त हुआ x का, ना प्राप्त हो गए √x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई और √x की वैल्यू अपने पास को मिली कितनी जी? 3। और √x की वैल्यू 3 है तो x का मान कितना होगा? x का मान प्राप्त होगा अपने को 9। यदि x की वैल्यू 9 है तो क्या हम आयत की दोनों विमाएं बता सकते हैं जिसमें चौड़ाई है 9 और लंबाई की बात करें तो 9 या 27। दिए गए प्रश्न में हमसे पूछा गया था इसके लंबाई, और लंबाई का मान 27 सेंटीमीटर। ये है जी अपने आज के सीटी के ग्रेजुएशन के हुए आज के पूरे दिन के दोनों पारियों के पहली और दूसरी पारी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के प्रश्न अपने पास 10। और उम्मीद करता हूं कि सभी का सीटी ग्रेजुएशन का एग्जाम बड़ा शानदार गया होगा और बड़ी अच्छी उम्मीदों के साथ 2023 के आने वाली भर्तियों के लिए आप बिल्कुल अपने तैयारी को और आगे कंटिन्यू करें यहां से। और इसी के साथ साथ सीटी +2 के लिए अपने पास मैं इतना बोलना चाहूंगा कि सीटी +2 के विद्यार्थियों के लिए जितना कम समय बचा है उस कम समय में मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन एक टॉपिक के साथ में आऊंगा। 13 तारीख से अपने इसके ओपनिंग करेंगे और 13 तारीख के ही अपने एप्लीकेशन पे रीट के लिए विद्यार्थियों के लिए भी
एक पेड कोर्स के रूप में अपने पास में आऊंगा, जिसको प्रतिदिन का क्या शेड्यूल बना रहेगा, किस प्रकार से अपने उसकी तैयारी करेंगे और अपने इस कम समय के अंदर अपने उस मैथमेटिक्स और मैथ के जो पेडोलॉजी है उसको कैसे कवर करेंगे, उन सब चीजों की प्लानिंग के साथ मिलता हूं मैं आपको 13 तारीख को। लाइव रूप में आपसे बातचीत करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डिस्कशन करने की चीजें हैं या जो भी आपके डाउट है वो पर्सनली बात करेंगे अपने इस चीज को लेके हुए। और उम्मीद करता हूं कि अभी ग्रेजुएशन के एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं वो भी अब बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए पहले +2 की तरफ ध्यान दीजिए और उसके तुरंत बाद आगामी होने वाली भर्तियों के लिए तैयारी को अभी यहीं से कंटिन्यू करके रखें। धन्यवाद।